मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था 18वीं शताब्दी के मध्य भारत। उसी को आगे करते हुए 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह अवध का नया नवाब बना। उसे आरंभ से ही शासक कार्यों में रुचि लेने तथा सुधार करने की चेतावनी दी गई, परंतु वह भोग विलास में ही लिप्त रहा। डलहौजी ने अवध में नियुक्त रेजिडेंट कर्नल स्लीमेन को राज्य का पूरा ब्यौरा देने को कहा। इसके बदले उसे पदोन्नति का प्रलोभन दिया गया। अतः स्लीमेन की रिपोर्ट में अवध में व्याप्त अव्यवस्थाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया तथा वाजिद अली शाह को इसके लिए दोषी ठहराया गया। अवध का विलय अभी उसने उपयुक्त नहीं बताया और डलहौजी की योजना अधूरी रह गई। 1854 ईस्वी में ओहुम को अवध के रेजिडेंट के पद पर नियुक्त किया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। रिपोर्ट डलहौजी की इच्छानुसार ही थी। डलहौजी ने उसकी रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ करके संचालक मंडल को एक जोरदार पत्र लिखा और अवध में कार्रवाई करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1856 ईस्वी में अवध पर आरोप लगाया कि वह शासन कार्यों की उपेक्षा करके राज्य में अव्यवस्था व कुशासन को बढ़ावा दे रहा है। 1801 ईस्वी में जो कंपनी व नवाब के मध्य संधि हुई थी उसकी अवहेलना कर रहा है। संधि की एक धारा यह भी थी कि अंग्रेज सरकार नवाब वजीर के सारे इलाके को बाहर के आक्रमणों और भीतर की बगावतों से रक्षा करने का वादा करती है। वास्तव में यही धारा अवध की सारी भावी मुसीबतों की जड़ साबित हुई। इस धारा के कारण अवध अंग्रेजों का एक संरक्षक राज्य बन गया। अवध अंग्रेजों के लिए कामधेनु साबित हुआ और कर्नाटक तथा अवध के राज्यों से धन चूस चूस कर अधिकतर कंपनी के नवजात साम्राज्य ने भारत में अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट कर लिया। डॉक्टर सुंदरलाल और अनेक इतिहासकारों की इस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। उनका कहना है कि अवध का दरबार घृणित भोग विलास और तुच्छ मनोरंजन का साधन मात्र रह गया था और धीरे धीरे अंधपतन की ओर गतिशील था। अनेक राजपूत राजा व ठाकुर राज्य में जगह जगह स्वतंत्र होकर नवाब के कार्यों में बाधा डालते और आम जनता व गरीब किसानों को सताते थे। अवध के शासन में कंपनी के प्रतिनिधियों के इस अनुचित हस्तक्षेप और उसके परिणामों को बयां करते हुए सर हेनरी लॉरेंस लिखता है, हमारे भारतीय इतिहास में अवध का अध्याय हमारे लिए एक कलंक है। उसमें हमें यह भयंकर चेतावनी मिलती है कि जो राजनीतिज्ञ एक बार नेकी बदी के सीधे नियम को छोड़कर उसकी जगह क्षणिक उपयोगिता अपने विचार के अनुसार राष्ट्रहित की दृष्टि से काम करने लगता है, वह किस बुरी हद तक पहुंच सकता है। अवध के इतिहास के हर लेखक ने जो घटना बयान की है उन सबसे यही सिद्ध होता है कि उस प्रांत में अंग्रेजों का दखल देना जिस दर्जे तक अंग्रेजों के नाम पर कलंक था, उस दर्जे तक ही अवध दरबार और यहाँ की प्रजा के लिए हानिकारक था। हम जिधर भी नजर डालते हैं हमें अपने हस्तक्षेप के हानिकारक नतीजे साफ अक्षरों में लिखे हुए दिखाई देते हैं। यदि कहीं पर कुशासन बनाए रखने के लिए कोई पक्की तरक्की की जा सकती है तो वह यह है कि नरेश देसी हो अथवा वजीर विदेशी, दोनों की मदद के लिए विदेशी संगीने हों तथा एक अंग्रेज रेजिडेंट उन्हें पीछे से चलाने वाला हो। अवध के अदूरदर्शी भारतीय नरेश कंपनी की मित्रता के चंगुल में पड़कर थोड़े ही दिनों में सर्वथा पंगु हो गए। जो कुछ कुप्रबंध या असंतोष उस समय अवध में मौजूद था वह जानबूझकर अंग्रेजों ने ही पैदा किया था। हेस्टिंग लिखता है कि वास्तव में इस तरह का शासन कायम करने का जिसमें प्रजा सुखी हो, एकमात्र सच्चा और कारगर उपाय यही हो सकता है कि अंग्रेज रेजिडेंट को वापस बुला लिया जाता और नवाब को अपने राज्य के प्रबंध में आज़ाद छोड़ दिया जाता। इसीलिए उस इलाके में असंतोष होने का सारा कसूर कंपनी के सर पर है। 1837 में कंपनी और नवाब के मध्य जो संधि हुई
वह 16 लाख रुपए सालाना व्यय की एक सेना अवध पर छोड़ दी गई और यह संधि इतनी अन्यायपूर्ण और अनुयुक्त थी कि कंपनी के अध्यक्ष मंडल ने इसे ठुकरा दिया। ऑकलैंड ने इसकी सूचना नवाब को भी नहीं दी। वास्तव में ये देखा जाए तो अवध की हड़प जाने की एक सुनियोजित नीति पर अमल होता रहा। इतिहासकार डॉक्टर सुंदरलाल की मान्यता है कि अवध की हरी भूरी भूमि, वहां की संपदा डलहौजी के लिए कोई असाधारण प्रलोभन नहीं थी। निसंदेह अवध का धन वैभव उस समय कल्पनातीत था। इसी कारण डलहौजी के लिए इस प्रलोभन की जीत सकना असंभव था। किंतु अवध के अपहरण के लिए उतना भी बहाना न मिल सका जितना नागपुर, झांसी या सतारा के लिए। अवध के नवाब ने सदा अंग्रेजों की मदद की थी। संधि का सदा वे सदाचार और ईमानदारी के साथ पालन करते रहे। 1856 में डलहौजी ने अपने इस निश्चय का ऐलान कर दिया कि अवध की सल्तनत कंपनी के राज्य में मिला ली जाएगी। इसका कारण यह बताया गया कि नवाब ने अपने शासन के उचित सुधार नहीं कर रहा था या करने के योग्य है। निसंदेह डलहौजी की यह करतूत सन 1801 और 1837 की संधियों का साफ उल्लंघन थी। डलहौजी के आदेश पर ओट्रम ने नवाब को समझा बुझाकर गद्दी छुड़वाने के प्रयास किए, किंतु इसे सफलता न मिली। 13 फरवरी 1856 को अवध की ब्रिटिश राज्य में मिलाने की घोषणा कर नवाब को पेंशन बांध दी गई। सुंदरलाल लिखते हैं कि डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ का रेजिडेंट ओट्रम वाजिद अली शाह से महल में मिलने गया। ओट्रम ने नवाब के सामने एक कागज पेश किया जिसमें लिखा था, मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपनी सल्तनत का कंपनी को देने के लिए राजी हूँ। इस कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लौटा दिया गया और नवाब ने साफ इनकार कर दिया कि वह इतनी आसानी से नहीं करेंगे। सब संधियों की खाक में मिलाकर लखनऊ के महल में जबरदस्ती प्रवेश किया। कंपनी की मर्यादा के अनुसार महल को लूटा गया और अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। अवध अपहरण और P.E. रॉबर्ट्स के विचार अवध विलय न विजय शीर्षक के अंतर्गत आता है, न लय के अंतर्गत आता है, न नाम मात्र के उत्तराधिकारियों शासकों के उन्मूलन के। अवध के शासक के पास अधिकार तो सारे थे, किंतु जिम्मेदारी कोई नहीं थी। 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग ने उसे बादशाह की उपाधि से अलंकृत किया। धीरे धीरे प्रशासन में अव्यवस्था व अवगुण रेखांकित हो गए थे। जनता पर अत्याचार होने लगे थे। इस सर्वव्याप्त व्यवस्थाओं के संबंध में अवध के राज परिवार में को 1847 में डलहौजी से कठोर चेतावनियां भी प्राप्त हुई। कर्नल स्लीमेन और कर्नल ओट्रम दोनों ही सिद्धांत देसी प्रशासन के समर्थक एवं लय नीति के विरोधी थे, लेकिन 1851 में तथा 1854 में दोनों ने एक ही जैसी रिपोर्ट दी कि अवध की स्थिति पराकाष्ठा पर है, उसे तुरंत सुधार की आवश्यकता है। डलहौजी ने एक घोषणा जारी करके अवध को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। डलहौजी का मुख्य तर्क यह था कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार भारत से जाने के पूर्व डलहौजी अपनी योजना को पूरा करने में कामयाब रहा। सताए हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने राज्य छीना था। वे ही सब अगले ही वर्ष तलवारें लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध उमड़ पड़े। हेनरी लॉरेंस लिखता है कि हमारे भारतीय इतिहास में अवध का अध्याय हमारे लिए एक कलंक है। वास्तव में भारतीय राज्य पेड़ पर लगे हुए उस पके हुए फलों की तरह से थे जिन्हें केवल हिलाकर गिराया जा सकता था, और डलहौजी ने ऐसा ही किया। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति अनेक कारणों से प्रभावित थी। भारत की राजनीतिक स्थिति, दूसरी उस समय ब्रिटिश भारत का क्षेत्र भारतीय राज्यों के क्षेत्र से छोटा था, इसलिए इस अनुपात को बदलना चाहता था।
इंग्लैंड में उदारवादियों की विचारधारा का प्रभाव था। नेक्स्ट, साम्राज्य विस्तार द्वारा डलहौजी कंपनी की आय में वृद्धि करना चाहता था। योजनाओं को पूरा करने के लिए 4 प्रकार के साधन अपनाए: युद्ध द्वारा, कर्ज के बदले में अथवा बकाया राशि के नाम पर, कुशासन का आरोप लगाकर, गोद निषेध नीति अपनाकर। आज का ये व्याख्यान यही समाप्त होता है।